हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 3 की। जो लेसन नंबर 3 है उसका नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण। तो ये आपके लेसन का नाम। जैसा कि हम पिछले लेसन में अपने क्या पूछ चुके हैं कि पहले हमने किसका निर्माण किया, अभी पराग कणों का, फिर हमने निर्माण करवाया अंड कोशिका का। अब बात करते हैं कि जो परागकोश के जो पराग कण है वो अंडक के वर्तिकाग्र पर किस प्रकार से पहुंचेंगे और वर्तिकाग्र से होते हुए वो अंड कोशिका तक जो नर युग्मक हमने बनाए थे वो कैसे पहुंचेंगे। तो वो क्रिया हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण, मतलब पहले होगी परागण की क्रिया, मतलब पराग कणों को पहले पहुंचाएंगे हम अंड कोशिका तक। पहुंचने के बाद उनमें होगी निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया होने के बाद आपको पता है कि कौन क्या बनता है, युग्मकों के संलयन में निषेचन हुआ तो कौन बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण। परंतु उस भ्रूण को बनने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो वो पोषण किससे प्राप्त होगा, भ्रूण पोष से प्राप्त होगा। और भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण करके क्या करेगा, विकसित करेगा। और जो भ्रूण है वो आगे चलकर नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हम पढ़ेंगे आपके लेसन नंबर 3 के अंदर। तो पहले हम देखते हैं परागण। परागण की परिभाषा देखते हैं कि परागण होता क्या है। परागण की परिभाषा देखते हैं, पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश से अंडक के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, अभी परागण कहलाता है। पुंकेसर के परागकोश से अंडक के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पुंकेसर आपने पढ़ा है, ये भी ये अपना है पुंकेसर, इसके ऊपर परागकोश स्थित होता है। परागकोश में जब स्फुटन की क्रिया होती है तो यहाँ से क्या मुक्त होते हैं, परागकण मुक्त होते हैं। और ये परागकण जो अंडक होता है अपना, उसके वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो पराग पुंकेसर के परागकोश से अंडक के वर्तिकाग्र तक किनका स्थानांतरण होना, पराग कणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये थी अपनी परागण की परिभाषा। अब बात करते हैं परागण भी किन माध्यमों से हो सकता है। तो माध्यम की बात करते हैं तो परागण हो सकता है कीटों द्वारा हो सकता है। जो कीट होते हैं जब पुष्प से मकरंद को चूसते हैं तो उस समय उन कीटों के ऊपर जब परागकोश स्फुटित होता है, जैसे मान लीजिए अपना कोई कीट है, ये पुंकेसर पुष्प पर लगा हुआ है और ये परागकोश यहाँ से जब स्फुटित होगा तो ये परागकण इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इनके आगे हम बात करेंगे कीटों द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। और जब ये पुष्प किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर बैठेगा तो वहां पर क्या होगा, परागण की क्रिया संपन्न होगी। वो किस प्रकार से होगी हम इसी में आगे पढ़ेंगे। तो कीटों द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जल, पक्षी, चमगादड़, चींटियां आदि, मतलब किसी भी माध्यम से क्या हो सकता है, परागण की क्रिया हो सकती है। परागण के लिए अनेक माध्यम होते हैं। अब हम बात करते हैं परागण के प्रकार की। परागण कितने प्रकार का होता है। परागण होता है अपना 2 प्रकार का। पहला होता है स्व परागण, इसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा होता है अपना पर परागण, इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। स्व परागण की हम बात करते हैं। स्व परागण क्या होता है, तो स्व परागण के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि भी जो एक पादप होता है, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो। ये तो क्या थी अपनी स्व परागण की परिभाषा भी। इसके अंदर क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो ये था अपना स्व परागण। स्व परागण अपना होता है 2 प्रकार का। पहला होता है स्वक युग्मन, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। अब हम देखते हैं स्वक युग्मन क्या होता है। स्वक युग्मन के अंदर क्या होता है, जो हमने पहली परिभाषा लिखी है,
भाई एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, स्वयुग्मन कहलाती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपना एक पौधा है, इसके ऊपर 2 पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है भाई। ये हम भाग मानकर चलते हैं, ये वाले भाग मानकर चलते हैं, इनके पुंकेसर, ये दोनों भाग इसके क्या हो गए, पुंकेसर हो गए, पुंकेसर। और ये भाग हो गया अपना वर्तिकाग्र, ऊपर वाला जो भाग है ये हो गया वर्तिकाग्र। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि भी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। जैसे मान लीजिए परागकोश है, यहाँ से परागकण मुक्त हुए और ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, अपनी स्वयुग्मन कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, स्वयुग्मन। इसका मतलब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मतलब यहाँ से मान लेते हैं पुष्प अपना, तो इसके पुष्प क्या है, वर्तिकाग्र है, ये दोनों इसके परागकोश है। और परागकोश से जैसे ही परागकण मुक्त हुए तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। तो ये घटना क्या कहलाती है, अपनी स्वयुग्मन कहलाती है। और सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, इसके अंदर ये अपना एक पादप है, 2 पुष्प, ये अपने परागकोश, बीच में मानते हैं वर्तिकाग्र है, ये अपने वर्तिकाग्र है। इसके अंदर देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जैसे मान लीजिए पादप तो एक ही है, पर इसके अंदर पुष्प कितने काम में आएंगे, 2 पुष्प काम में आएंगे। जैसे मान लीजिए इसके परागकण इसके ऊपर क्या होते हैं, दूसरे पुष्प के ऊपर क्या हो जाते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, अपनी सजात पुष्पी परागण कहलाती है। एक बार दोबारा देखते हैं कि एक पौधे के, देखिए भी एक अपना एक पौधा है, एक पौधे के एक पुष्प के परागकण, ठीक है भाई, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, मतलब ये दोबारा वही पौधा है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण कहलाती है। और ये सजात पुष्पी परागण की जो घटना है वो आपको किस में देखने को मिलती है, मक्का व ककड़ी के अंदर। और जो स्वयुग्मन की घटना होती है वो किसके अंदर होती है, मटर के अंदर होती है, ठीक है भाई। तो ये था अपना स्वपरागण। स्वपरागण वह घटना जिसके अंदर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार से होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन का मतलब कि भाई एक पुष्प है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण स्थानांतरित हो गए, तो ये क्या था, अपना स्वयुग्मन मटर में देखने को मिलता है। सजात पुष्पी परागण तो इसमें एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, तो ये होता है अपना सजात पुष्पी परागण। अब बात करते हैं कि परागण जो स्वपरागण होता है उसके लिए अनुकूलताएं क्या होती है पादप के अंदर। वे कौन सी कंडीशन होगी कि पादप क्या करेगा, अपना स्वपरागण करेगा, न कि परपरागण करेगा। तो स्वपरागण होने के लिए पादप में ये 3 चीजें होना क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। पहली होती है उभयलिंगिता। अगर पादप का जो पुष्प है उसके अंदर उभयलिंगिता है तो उसके अंदर क्या होगा, स्वपरागण होगा। उभयलिंगिता का अर्थ क्या होता है, आप पढ़ चुके 11th क्लास में कि भाई एक ही पुष्प के ऊपर क्या हो, स्त्री केसर भाग भी हो और पुंकेसर भाग भी हो, दोनों क्या हो, उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है, अपना उभयलिंगिता कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, परागकोश, ये अपने पुष्प की संरचना देखते हैं तो ये पुष्प कैसा है, उभयलिंगी है। मतलब इसके अंदर क्या है, उमंग भाग भी है और जायांग भाग भी है, दोनों ही उपस्थित है। तो इस कंडीशन में पादप के अंदर क्या होगा, स्वपरागण की घटना होगी। मतलब इसको पर परागण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्त्री केसर भाग भी है और पुंकेसर भाग भी है, तो इसको किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर रहने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर स्वपरागण होगा। देखिए यहाँ से परागकण मुक्त होंगे और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पहली घटना ये थी अपनी उभयलिंगिता। आप 10th क्लास में पढ़ते हैं मेंडल के जो
नियम होते हैं, उसके अंदर मेंडल ने किसके ऊपर रिसर्च की थी, मटर के ऊपर। तो मटर के ऊपर कैसा पादप, जो मटर का जो पुष्प था वो कैसा था, अपना उभयलिंगी पुष्प था। उसके अंदर क्या करा सकते हैं हम, स्वपरागण की घटना करवा सकते हैं। आपने पढ़ा था 10th क्लास में। तो जो उभयलिंगी था वो किसका उदाहरण मान कर सकते हैं हम, मटर का। तो मटर के अंदर कैसा परागण होगा, भी स्वपरागण होगा। और स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पुष्प पर दोनों क्या होते हैं, जो इस तरीके से पुंकेसर भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम समकाल पक्वता। अगर किसी पौधे के अंदर ये गुण है तो उसके अंदर क्या होगा, स्वपरागण होगा। समकाल पक्वता के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पुंकेसर, मतलब पुंकेसर का जो परागकोश है वह अंडक का वर्तिकाग्र, मतलब जिस समय परागकोश क्या होता है, स्फुटित होता है, स्फुटित होता है। तो स्फुटित होगा परागकोश, तो आपको पता है क्या मुक्त होंगे, पराग कण मुक्त होंगे। और इन पराग कणों को ग्रहण करने के लिए कौन परिपक्व होना चाहिए, इसी समय वर्तिकाग्र भी परिपक्व होना चाहिए। अगर वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होगा तो ये पराग कण को ग्रहण नहीं कर पाएगा और स्वपरागण की घटना नहीं होगी। तो समकाल पक्वता का अर्थ ये है कि भी जो परागकोश है, जिस समय परागकोश स्फुटित होता है उसी समय जो अंडक का जो वर्तिकाग्र है वो इसको ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तभी इसके अंदर क्या होगी, स्वपरागण की घटना होगी। इसे हम कहते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का उदाहरण आप देख सकते हैं। पहला इसका कैथारेंथस और दूसरा है अपना गुलबाज, जिसे आप कहते हो मिराबिलिस जलप्पा। तो इसके अंदर क्या होता है, स्वपरागण की घटना होती है। समकाल पक्वता का इनके अंदर क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। कैथारेंथस होता है अपना सदाबहार। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता का अर्थ ये होता है कि ये जो पुष्प है वो कभी खिलते ही नहीं है। देखिए ये पुष्प कभी खिलते नहीं है, तो ये पुष्प खिलेंगे नहीं तो ये अंदर ही क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। और बंद रहने के कारण ये परागकोश स्फुटित होगा तो इसके परागकण किसके ऊपर स्थानांतरित होंगे, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे, क्योंकि ये बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि अपना पुष्प है वो खिला नहीं है। और नहीं खिलने के कारण अंदर ही परागकोश क्या होगा, स्फुटित होगा। अंदर ही स्फुटित होने के कारण इसके परागकण किस पर स्थानांतरित होंगे, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। तो ये घटना थी अपनी अनुन्मील्यता। तो ये तीन कंडीशन हम देखते हैं, इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि भी ये जो पादप है या जो पुष्प है उसके अंदर क्या होगा, स्वपरागण की घटना होगी। स्वपरागण दो प्रकार से होगा, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर जरा सी समझ लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और जो थ्योरी है वो आप खुद बनाकर भी इसके अंदर लिख सकते हो। स्वयुग्मन, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित। तो ये स्वयुग्मन। सजात पुष्पी, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण उसे कहते हैं सजात पुष्पी। कंडीशन देखते हैं तो तीन कंडीशन में होगा, उभयलिंगिता होगी, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता के अंदर। तो ये था अपना पहला भाग परागण का, स्वपरागण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना पर परागण। ये भी पर परागण क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक पौधे के पुष्प उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के पौधे पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर क्या हो, स्थानांतरित हो। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए डायग्राम के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए हमने दो पादप लिए, दोनों ही मटर के हैं, या दोनों ही मान लीजिए गुलाब है। कोई भी पादप वो होने चाहिए एक जाति का। जैसे मान लीजिए मटर ले रहे हैं तो ये भी मटर का होना चाहिए, ये गुलाब का है तो ये भी गुलाब का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये मटर का ले लिया, ये गुलाब का ले लिया। मतलब पौधे एक ही जाति के होने चाहिए। तो इसके अंदर ये अपने पुष्प मानते हैं, ये इसका वर्तिकाग्र, ये परागकोश, देखिए। अब परिभाषा कैसे बनेगी कि भाई एक पौधे के पुष्प के परागकण, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के
दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित हो। मतलब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित। तो इससे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, दो पादप लिए एक ही जाति के, जरूरी नहीं है भी इस पादप के परागकण इसके वर्तिकाग्र पर भी स्थानांतरित हो सकते हैं, और इस पादप के परागकण इस पादप के जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर भी क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पर परागण। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं पर परागण होने के लिए अनुकूलन क्या है। जैसे हमने स्वपरागण होने के लिए देखा कि स्वपरागण होने के लिए जो पादप है उसमें 3 अनुकूलन होने चाहिए थे। उसके अंदर वंध्यता होनी चाहिए, अनुन्मील्यता होनी चाहिए और समकाल पक्वता होनी चाहिए। तो मतलब उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता, तो 3 कंडीशन होगी तो पुष्प के अंदर क्या होगा, स्वपरागण होगा। अब हम बात करते हैं पर परागण की। भी पर परागण है वो किन कंडीशन से होगा, कि भाई पादप के अंदर कौन से अनुकूलन होने चाहिए कि उसके अंदर क्या हो, पर परागण की घटना हो। पहला हम देखते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का अर्थ है ये होता है कि जैसे मान लीजिए पुष्प है, ये पुष्प उभयलिंगी तो है, मान कर सकते हैं ये पुष्प क्या है, उभयलिंगी है। इसके अंदर क्या है, अपना अंडक भी है और परागकोश भी है। ठीक है भाई। परंतु जब परागकोश के परागकण स्फुटित होते हैं परागकोश से, तो अंडक इसको ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। मतलब अंडक इसको क्या नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। मतलब जो अपना जो जायांग भाग है वो यहाँ पर क्या है, बंदे है। बंदे रह गया तो इस पुष्प को किसी अन्य पुष्प की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, और अन्य पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कौन सी घटना होगी, पर परागण की। एक बार ध्यान दीजिए, हमने पीछे पढ़ा है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण ये वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं भी, आनुवांशिक दृष्टि से तो ये क्या है, एक तरीके का पर परागण है। जो हमने पीछे पढ़ा है सजात पुष्पी परागण, स्व परागण के अंदर पढ़ा है। ये भी वैज्ञानिक तो मानते ही ये एक तरीका का भाई आनुवांशिक रूप से तो क्या है, क्योंकि यही पादप है और इसी पादप के जो दोनों पुष्प है, और दोनों पुष्प के अंदर समान प्रकार के क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, समान प्रकार की अंडकोशिका बनेगी। मतलब जेनेटिक मटेरियल इनका क्या है, समान है। परंतु अगर आप इनको पारिस्थितिक रूप से देखोगे तो पारिस्थितिक रूप से इसके अंदर कितने पुष्प काम में आ रहे हैं, 2 पुष्प काम में आ रहे हैं। तो पारिस्थितिक रूप से ये आपको कैसा दिखाई देगा, पर परागण की तरह दिखाई देगा। परंतु आनुवांशिक रूप से ये कैसा है, अपना स्वपरागण है। तो ये बात इसमें ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या होता है, स्वबंध्यता अगर पुष्प के अंदर आ गई, स्वबंध्यता का अर्थ है मतलब परागकण तो मुक्त हो गए, परंतु अपना जो अंडक का जो वर्तिकाग्र है वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, और ग्रहण नहीं कर सकता तो इसके अंदर निषेचन की घटना है वो भी नहीं होगी, और इसको दूसरे पुष्प की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरे पुष्प के जब वर्तिकाग्र की इसको आवश्यकता पड़ेगी तो इसके अंदर क्या होगी, पर परागण की घटना होगी। तो ये था अपना पहला पॉइंट, स्वबंध्यता किसके अंदर पाया जाता है, अंगूर व पिटूनिया के अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट अपना एक लिंगिता। जैसा कि आपको नाम से पता है, एक लिंगिता का अर्थ क्या है भाई, पुष्प के अंदर एक जननांग भाग क्या होगा, उपस्थित होगा, और एक क्या होगा, अनुपस्थित होगा। या तो उस पुष्प के अंदर क्या पाए जाएंगे, पुंबंग भाग, और या उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, अंडक। ठीक है भाई। ऐसे मान लीजिए 2 पुष्प लेते हैं, इसके अंदर तो क्या है, अपना अंडक उपस्थित है, स्त्री केसर भाग उपस्थित है, और इसके अंदर अपना क्या है, पुंकेसर। अब इस पुष्प के अंदर क्या अनुपस्थित है, अंडक अनुपस्थित है, तो जाहिर सी बात है इसको किसी दूसरे पुष्प के अंडक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इस पुष्प के जो वर्तिकाग्र के इस पुष्प के जो परागकोश के परागकण है वो इस दूसरे पुष्प के अंडक पे स्थानांतरित होंगे, तो कौन सी घटना होगी, पर परागण की घटना होगी। तो अपना 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, स्वबंध्यता और एक लिंगिता। अब बात करते हैं अपनी तीसरे पॉइंट की, इसे हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता।
जैसे हमने पीछे स्वपरागण में पढ़ा, समकालपक्वता मतलब जब परागकोश परिपक्व होता है तो उसी समय कौन परिपक्व होना चाहिए था, वर्तिकाग्र। तो भिन्न कालपक्वता के अंदर क्या होता है कि भाई परागकोश तो क्या हो जाता है अपना, परिपक्व हो जाता है। भिन्न कालपक्वता भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पुंपूर्वरता और दूसरी होती है स्त्री पूर्वरता। पुंपूर्वरता के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर परागकोश तो क्या हो गया, पहले परिपक्व हो गया, परागकोश तो अपना क्या हो गया, पहले परिपक्व हो गया और स्फुटित होकर इसने क्या मुक्त कर दिए, परागकण मुक्त कर दिए। परंतु इन परागकणों को ग्रहण करने के लिए अभी कौन परिपक्व नहीं हुआ है, जो अपना अंडक का जो वर्तिकाग्र है वो अभी क्या है, अपरिपक्व है। तो ये अपरिपक्व हो जाने के कारण इसमें स्वपरागण की घटना हो नहीं पाती और ये परागकण किसी अन्य पुष्प पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो ये घटना कौन सी है अपनी, भिन्न कालपक्वता के अंदर पुंपूर्वता मतलब जो पुमंग भाग है उसका क्या हो जाना, पहले परिपक्व हो जाना। और पहले अगर ये परिपक्व हो गया तो इसके परागकण किसी अन्य पुष्प पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये था अपना पुंपूर्वता। पुंपूर्वता पाया जाता है गुड़हल व कपास के अंदर। नेक्स्ट भिन्न कालपक्वता का दूसरा जो प्रकार वो स्त्री पूर्वता। अब मान लीजिए अपना जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र क्या हो चुका है, यहाँ पर पहले परिपक्व हो चुका है, मतलब परागकणों को ग्रहण करने के लिए क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। परंतु अपना जो परागकोश है वो अभी क्या नहीं हुआ है, स्फुटित नहीं हुआ है। स्फुटित नहीं होने के कारण अब किसी दूसरे पुष्प पर मान लीजिए क्या हो चुके हैं, परागकोश स्फुटित हो चुके हैं। तो ये जो वर्तिकाग्र है अपने पुष्प के परागकणों को ग्रहण नहीं करके किसी अन्य पुष्प के परागकणों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री पूर्वता के उदाहरण है चंपा व बरगद। तो ये दो पादपों के अंदर पाया जाता है स्त्री पूर्वता, चंपा व बरगद। इसकी बोर्ड के अंदर अनेक बार आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है भी पुंपूर्वता क्या होती है, स्त्री पूर्वता क्या होती है। एक ही नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये परिभाषाएं भी आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अपना पर परागण का अवरुद्ध परागणता, या इसे हम कहते हैं हर्कोगेमी। और इससे नेक्स्ट है अपना विषमवर्तिकात्व। अवरुद्ध परागणता के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो पुष्प होता है, अवरुद्ध परागणता के अंदर जो पुष्प होता है उसका जो वर्तिकाग्र भाग होता है उसकी लंबाई किससे अधिक होती है, परागकोश से अधिक होती है। और परागकोश से अधिक होने के कारण जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर क्या नहीं हो पाते, स्थानांतरित नहीं हो पाते। और इसके अंदर कौन सी घटना होती है, पर परागणीय घटना होती है। तो ये था अपना हर्कोगेमी। हर्कोगेमी दो पादपों के अंदर, एक तो कैरियोफिलेसी कुल और कलिहारी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने विषमवर्तिकात्व की। विषमवर्तिकात्व है वो पाया जाता है किसके अंदर, पिरूमुला के अंदर पाया जाता है। पिरूमुला के अंदर क्या होता है भी, विषमवर्तिकात्व के अंदर जो पिरूमुला जो पादप अपना उसके अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे। दो प्रकार के पुष्प किस प्रकार से भाई, एक पुष्प तो ऐसा पाया जाएगा जिसके अंदर जो वर्तिकाग्र है उसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, और जो पुंकेसर भाग है वो अपने क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और दूसरा जो पुष्प पाया जाएगा उसके अंदर पुंकेसर भाग की लंबाई तो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और जो वर्तिकाग्र भाग है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये घटना किसके अंदर पाई जाती है, विषमवर्तिकात्व में, जिसके कारण पादपों में स्वपरागणीय घटना न होकर कौन सी घटना होगी, पर परागणीय घटना होगी। इसका उदाहरण है अपना पिरूमुला। तो दोबारा देखते हैं पर परागण को। एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित हो। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। पर परागण की होने के लिए जो युक्तियां है वो कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की हम पढ़ते हैं। स्वबंधिता, एकलिंगिता, भिन्न कालपक्वता, अवरुद्ध परागणता और विषमवर्तिकात्व। सबके अपने क्या है, एग्जाम्पल है। अब आप इसको वीडियो के माध्यम से देखकर भी क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको इसकी PDF दे दी जाएगी आज, तो आप इसके क्या बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में। तो अब अपना नेक्स्ट
जो टॉपिक है अगला हम पढ़ेंगे कि जो परागण होता है वो किन माध्यमों के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम परागण की विधियां, कि भी जो परागण है वो परागकोश से वर्तिकाग्र पर किन माध्यमों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, उसकी कितनी विधियां हैं। तो पहली विधि की हम बात करते हैं वायु परागण। भाई पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण, और वो जिस माध्यम से, अगर वो माध्यम कौन है अपनी वायु है, तो वो परागण कौन सा कहलाएगा, वायु परागण कहलाएगा। मतलब इस परागण के अंदर परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। और वायु के द्वारा होता है तो वायु के द्वारा जिन पादपों के अंदर ये परागण होता है उनके जो परागकण है उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि भी इनके जो परागकण है वो हल्के होते हैं, जो परागकण है वो क्या होंगे, हल्के होंगे। दूसरी बात ये है कि जो परागकोश होता है उसके अंदर जो परागकण बनते हैं वो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। ये भी परागकणों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, परागकोश में बहुत अधिक मात्रा में होगी। और जो इनके परागकण होंगे वो ऊपरी सतह से चिकने होंगे, क्योंकि हमने जब परागकण की संरचना पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि परागकण कई प्रकार की हो सकती है, किसी में खुरदरी हो सकती है सतह, और किसी के अंदर परागकण की जो बाह्य चोल है वो क्या हो सकती है, चिकनी हो सकती है, और क्या होते हैं, शुष्क होते हैं। दूसरा भी जो वर्तिकाग्र होता है इन पादपों का, उनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। जैसे एक जो घास है उसका जो वर्तिकाग्र है वो कैसा होता है, रोमिल होता है, मतलब उस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। अब रोमिल क्यों होता है, क्योंकि जब वायु से तीव्र गति से क्या आते हैं, परागकण आते हैं, तो उनको इसके अंदर क्या होता है, फंसा लिया जाता है। मतलब जो संरचना होती है छोटी छोटी पक्षमा भी, तो आपको रोम के समान इसका वर्तिकाग्र दिखाई देगा, इसके अंदर ये परागकण आ जाते हैं, फंस जाते हैं। दूसरा होता है टाइफा। टाइफा का जो वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है, ब्रुश के समान होता है, जो परागकणों को आसानी से क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो पहला जो माध्यम वो अपना क्या है, वायु परागण है। दूसरा बात करते हैं हम जल परागण की। जल परागण जाहिर सी बात है कौन सा होगा, जलीय पादपों के अंदर होगा, जो जल के अंदर पाए जाते हैं। और इसका जो अपवाद है भी, कुछ पादप ऐसे जो जलीय है परंतु इनके अंदर जल परागण नहीं होता है, तो वो है अपने पेटा, मोजिटोन, मीरियोफिलम और निम्फिया। इनके अंदर क्या घटना होती है, जो पेटा, मोजिटोन और मीरियोफिलम है इनके अंदर तो वायु के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। जलीय पादप होते हुए भी इनके अंदर क्या होता है, वायु के द्वारा परागण होता है। निम्फिया है अपना, इसके अंदर कीटों के द्वारा होता है। ठीक है भी, तो ये क्या है, जल परागण के जो पादप उनके अपवाद है। अब बात करते हैं जल परागण होता है कितने प्रकार से है, तो जल परागण दो प्रकार से होता है, अधोजल या इसे हम कहते हैं जलाद परागण, या दूसरा होता है अपना अधिजल या जल पृष्ठ परागण। अधोजल के अंदर क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी जल की सतह है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जल की सतह के क्या होता है, भीतर होता है। मतलब ये परागकण क्या होंगे, जल की सतह के भीतर तैरकर कहाँ तक पहुंचेंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, इसे हम कहते हैं अधोजल या जलाद परागण। तो ये पाया जाता है नाजासा व जोस्टेरा के अंदर पाया जाता है। अधिजल या इसे हम कहते हैं जल पृष्ठ, सीधी सी बात है, जो परागकण है वो जल की सतह पर या पृष्ठ पर तैरकर क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है, अपना वेलिसिनेरिया, इसका पादप का उदाहरण है वेलिसिनेरिया। दूसरा है अपना कीट परागण, जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है, कीट परागण, मतलब कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा आपने देखा होगा, हमने पुष्प की संरचना की बात की थी। पुष्प की जब हमने संरचना पढ़ी थी तो इसके अंदर हमने देखा था ये अपना स्त्रीकेसर भाग, ये अपना पुष्पासन। तो पुष्पासन भाग और यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। तो मकरंद को जब कीट इससे मकरंद प्राप्त करने आते हैं, रस प्राप्त करने आते हैं, जैसे कि मधुमक्खी जो पुष्पों से मकरंद प्राप्त करके क्या बनाती है, शहद बनाती है। तो जब कीट इससे क्या करते हैं, मकरंद प्राप्त करते हैं, तो इसका जब पुष्प का परागकोश स्फुटित होगा, जैसे मान लीजिए अपना कोई कीट बैठा हुआ है यहाँ पर ये, तो जब इसका जो परागकोश स्फुटित होगा तो इसके परागकण उड़कर इस कीट के पंखों के ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, पंखों के ऊपर चिपकेंगे। जब ये कीट किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठेगा तो उसके, जब किसी अन्य पुष्प पर जाकर बैठेगा तो उसके वर्तिकाग्र पर इस कीट पर लगे हुए परागकण क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, एक प्रकार से पर परागण की घटना हो जाएगी।
या स्वपरागण की घटना हो जाएगी, या एक ही पादप के अंदर ही हो सकता है। तो माध्यम कौन सा हो गया अपना, कीट हो गया। तो कीट के परागण है वो 80% मतलब सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके अंदर होता है, सरसों में और सालविया के अंदर क्या होता है, कीट परागण होता है। और भी अन्य पादप है। नेक्स्ट है अपना पक्षी परागण। जाहिर सी बात है किसके द्वारा होगा, पक्षियों के द्वारा होगा। जब पक्षी क्या करते हैं, पुष्प से मकरंद स्रावित करते हैं, तो इनकी जो चोंच होती है उसके ऊपर क्या लग जाते हैं, परागकण लग जाते हैं। और जब ये पक्षी किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठेंगे तो उस पुष्प पर, इस पुष्प के वर्ती जो परागकण है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, अपनी परागण की घटना संपन्न हो जाएगी। उसके उदाहरण है सेमल, पलाश व रक्तमदल। तो ये क्या है, इसके पादपों के नाम है जिनके अंदर ये पक्षी परागण देखा गया है। दूसरा है लास्ट अपना चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ आपको पता है ये भी एक रात्रिचर क्या है, प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है। मतलब ये क्या होता है, रात्रि में ही उड़ता है। और रात्रि में उड़ता है तो सीधी सी बात है कि भी उन पुष्पों के अंदर ये परागण करवाएगा जो पुष्प कब खिलते हैं, रात्रि के अंदर खिलते हैं। मतलब जैसे कदम्ब, कचनार, बलमखीरा, तो इसके जो पुष्प होते हैं इन पादपों के, वो रात्रि के अंदर खिलते हैं। और रात्रि के अंदर खिलते हैं और रात्रि के अंदर ही चमगादड़ है वो पुष्पों से क्या करता है, मकरंद को प्राप्त करता है। और उसी समय ये क्या करता है, परागण की घटना को संपन्न करवाता है। जैसे मान लीजिए ये पुष्प रात में खिला है कोई, और चमगादड़ इसके ऊपर आकर बैठा, और इसके परागकणों से रात्रि के समय क्या हुआ, स्फुटन हुआ। तो इसके परागकण किस पे लग गए, चमगादड़ पर। और ये चमगादड़ दूसरे जब पुष्प पर जाके बैठेगा तो उसके वर्तिकाग्र पर इन परागकणों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो परागण की इसमें क्या घटना हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो ये थी अपनी परागण की विधियां। पहला वायु, दूसरा जल, जल भी दो प्रकार का, अधोजली, जल पृष्ठ, तीसरा कीट, फिर पक्षी, फिर चमगादड़ के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये थे अपनी परागण की विधियां। नेक्स्ट कल अपने अलग अगले चैप्टर में बात करेंगे निषेचन की। तो ये था आज अपना कंप्लीट हो गया परागण। ये जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।